Good evening students, welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Career Institute. तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10. So till now we have read about 1789 French Revolution, after the Napoleon Code, drawbacks of Napoleon Code. After that, aristocracy, the middle class, the peasants. After that, we have read about in 2 or 3 classes that how people do protest against these treaties. तो हमने वियना ट्रीटी पढ़ी 1815. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन एंड रिवॉलंट्रीज. रिवॉलंट्रीज ने क्या क्या किया, रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिक एज जो थी उसका क्या मीनिंग था, कैसे लोगों ने स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिवॉल्यूशन एंड रिवॉलंट्रीज के बारे में, तो वी हैव टॉक अबाउट जिप्सी मिज़नी. Gypsy Mazzini was the revolutionary of Italy and he made 2 secret society, Young Italy and Young Europe. He made people together and make aware people about the nationalism, about the feeling of nationalism, that we have to take decision for our country. If we want our country, if we want our nation, then we have to protest, we have to take steps to it. So आइए शुरू करते हैं. The revoluntaries. तो revolution means when we do protest and revoluntaries who claimed it, who do it, that is revoluntaries. तो जो जितने भी लिबरल थे हमने पढ़ा था कि 1815 के अंदर जो वाटरलू हुआ था, वाटरलू के वॉर में नेपोलियन जो था वो प्रेशिया ब्रिटेन से हार चुका था. तो अब जो पावरफुल कंट्री थी दैट वाज प्रेशिया, और वाटरलू के बैटल में हारने के बाद में प्रेशिया वाज द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. और प्रेशिया ने क्या वहां पर किया, कंजर्वेटिव. हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव टर्म हमने पढ़ा था. तो प्रेशिया जो कंट्री थी वो अपना एक पूरा कंजर्वेटिव टर्म लेकर के आई थी. एंड जो लोग थे दे डिड नॉट लाइक दैट बिकॉज बिफोर 1789 जब वहां पे ऑटोमन एम्पायर था देन पीपल वर सफरिंग अ लॉट. तो उससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया, उससे बचने के लिए लोगों ने 1789 में रिवॉल्यूशन किया. एंड इन दैट रिवॉल्यूशन, इन दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दे गेट सम पॉलिटिकल राइट एंड सम देयर ओन राइट. दे मेड देयर न्यू नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, देयर समथिंग involvement in the political area. But when Napoleon came, he became dictatorship and he reduced, he declined all the rights, but he gave some other rights to the people. That's why the people were very happy that yes, we got our angel and now our life is going to change. But after some time, when Napoleon changed his mood and he put all the things that he wanted to do, तब लोगों ने सोचा कि oh my God, this is not good for us. After that, नेपोलियन के ड्रॉबैक्स ऑफ कोड के बाद में जब वहां पर मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी एंड पीसेंट लोग उठ करके आए, आफ्टर दैट लोगों को समझ में आया कि दिस कोड एंड द नेपोलियन वाज नॉट गुड फॉर अस. इवन देन वी वर हैविंग दैट राइट, वी हैव लॉस्ट देम आल्सो. तब लोगों को ये चीज समझ में आई कि ये बहुत बुरी चीज हुई हमारे साथ में, जो राइट्स हमारे पास थे वो भी हमने खो दिए हैं यहाँ पर. If you have any confusion regarding the video, तो you can check out the other video. वहां पर पूरी सीरीज है 1, 2, 3 पार्ट करके. तो चैप्टर जहां से स्टार्ट हुआ फेडरिक सूरियो से, you will able to link this all video. Okay, so continue. तो आफ्टर दैट लोगों ने सोचा कि this is not good for us, हम इसे कैसे कंटिन्यू करेंगे. तो जब हमने कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटिव वाज दैट पर्टिकुलर पीपल दैट डू नॉट वांट टू चेंज देयर स्कीम, दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर वे ऑफ लाइफ. They were living that life, particular area, and they wanted to continue with it. They don't want to change it anymore. वो चाहते थे कि उनके जो पुराने ट्रेडिशंस है, उनके जो वे है, वो उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते थे. तो जो लिबरल लोग थे, लिबरल लोग बेसिकली, लिबरल लोग की जब हम बात करते तो हम बात करते हैं मिडिल. जो मिडिल लोग थे वो इसके साथ चेंज नहीं करना चाहते थे. वो जो देख रहे थे ये सिचुएशंस कि हमें हमारे ऊपर इतनी चीजें हो रही है, टैक्स इम्पोजर एंड ऑल द थिंग्स, सो दे वर नॉट लाइकिंग इट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर स्टार्टअप किया कि वी हैव टू डू रिवॉल्यूशन. तो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर के 1840 तक वहां पर छोटे छोटे से स्मॉल काइंड ऑफ रिवॉल्यूशंस हुए, जिसको हमने बोला एरा ऑफ रिवॉल्यूशन और द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें लोगों ने स्टार्टअप किया, रिवॉल्ट करना शुरू किया. तो 1830 से लेके 1848 तक का जो टाइम पीरियड है इसको हमने एरा ऑफ रिवॉल्यूशन का नाम दिया, जिसपे हम पढ़ेंगे 2 रिवॉल्ट्स के बारे में. तो आपको फर्स्ट रिवॉल्ट है जुलाई रिवॉल्यूशन. This is the name of the revolution
जुलाई रेवोल्यूशन। तो जुलाई रेवोल्यूशन में लोगों ने क्या किया कि कंजर्वेटिव लोगों ने किया कि वापस बॉर्बन डायनेस्टी को लेकर आए थे। कंजर्वेटिव तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई जुलाई रेवोल्यूशन में सबसे पहले तो जो बॉर्बन डायनेस्टी थी वहां पर सबसे पहले उसको डेक्लाइन किया कि नाउ वी डोंट वांट एनी मोनार्की, हमें बिल्कुल भी किसी टाइप की मोनार्की नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये जो बॉर्बन डायनेस्टी इसका बिल्कुल डिक्लाइन कर लीजिए। वी डोंट वांट इट एनी मोर, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करिए। तो फर्स्ट जो इनका था रिवॉल्यूशन में, जुलाई रिवॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था कि द डिक्लाइन बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया कि अब ये बिल्कुल नहीं रहेगी। सेकेंड, एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मीन्स मोनार्की वर देयर, मोनार्की वहां पर थी बिकॉज लुइस फिलिप्स को वहां का न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। अब मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट इफ द कंट्री इज डेमोक्रेटिक व्हेन इट विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी कंट्री कैन हैव कॉन्स्टिट्यूशन, डजंट मैटर इट इज मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, व्हाटएवर इट इज, बट वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख सकती है। तो इनकी डिमांड थी कि हमें मोनार्की तो चाहिए, लेकिन मोनार्की के साथ साथ में हमें क्या चाहिए, मोनार्की के साथ हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि पूरी पावर जो वो सारी की सारी मोनार्की के पास में अपहोल्ड होके ना रह सके, वो जो है इस पावर का मिसयूज ना कर सके। दैट्स व्हाई दे सेड दैट यस वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सारी पावर जब किसी एक पर्सन के पास में नहीं रहेगी तो उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। और उन्होंने लुइस फिलिप्स को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनाया। दिस इज नोन एज जुलाई रिवॉल्यूशन। These three big changes has done in this revolution. That was Bourbon dynasties has declined, the establishment of constitutional monarchy, and Louis Philippe was installed as constitutional monarch. This was July revolution. अब हम ये तो था जुलाई रिवॉल्यूशन जो कि हुआ फ्रांस में। ये सारी चीजें कहाँ हुई, फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी थी, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, फ्रांस में लुइस फिलिप्स आया। सेकंड हम बात करेंगे ग्रीक रिवॉल्यूशन की। सेकंड वर्ड था ग्रीक रिवॉल्यूशन। अब ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट था भाई, जब सारी कंट्रीज बात करें कि वी नीड डेमोक्रेसी, वी नीड मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन एंड, तो ग्रीक को भी लगा कि भाई हमें भी ऐसा अपनी कंट्री के लिए कुछ सोचना चाहिए, हमें भी ऐसा कुछ अपनी कंट्री के लिए बनाना चाहिए जो कि हो सिर्फ हमारी कंट्री के लिए। तो ग्रीक ने भी सोचा कि भाई हमें भी इसके लिए रिवॉल्ट करना चाहिए, हमें भी इसके लिए रिवॉल्यूशन करना चाहिए। तो ग्रीक ने 1821 में शुरू किया अपना रिवॉल्यूशन करना। अब बिकॉज द प्रॉब्लम वाज दैट कि ग्रीक वाज नॉट सच इंडिपेंडेंट और सच पावरफुल स्टेट एट दैट टाइम, तो इनको अकेले इनके लिए रिवॉल्ट करना वाज नॉट एन इजी थिंग। तो इनको सपोर्ट किया वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको सपोर्ट किया। एंड आफ्टर सम टाइम कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी हेल्ड देयर, और इस ट्रीटी के अंदर ये क्लियर हो गया दैट यस ग्रीक इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट नाउ। ग्रीक को भी एकदम इंडिपेंडेंट स्टेट इन्होंने बना दिया। सो थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग दैट द रिवॉल्यूशन हैज स्टार्टेड। छोटे छोटे रिवॉल्यूशन वहां पर हो रहे थे और लोगों ने उनको स्टार्टअप मान लिया था। मतलब यही, कोई भी जब चीज होना स्टार्ट होती है तो सडनली नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सडनली वहां से वहां ये चीजें हो गई, नहीं, वो पूरा पर्टिकुलर टाइम लेती है। एंड दीज स्मॉल स्मॉल रिवोल्यूशंस आर द रीजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी फ्रांस, कि छोटी छोटी चीजों से ये चीजें शुरुआत हुई। तो जुलाई रेवोल्यूशन फॉर द फ्रांस एंड ग्रीक रेवोल्यूशन, तो ये चीजें यहाँ दोनों हुई। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है रोमांटिक इमेजिनेशन। तो हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांटिक? तो हेयर रोमांटिक मीन्स व्हेन यू हैव सम पर्टिकुलर फीलिंग फॉर योर नेशन, व्हेन यू हैव सम पर्टिकुलर सॉन्ग, सम poems that increase nationalism feeling in yourself, in among us. तो यही वो एरा था जिसे हम कहते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। व्हेन चीजें ऐसी होती है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीजें करी जाती हैं जिससे लोगों को नेशनलिज्म के लिए, नेशनल की फीलिंग के लिए अवेयर किया जाता है। तो ये जो कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, कुछ जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने सजेशन किया कि लोगों को अपने नेशन से जोड़ने के लिए या लोगों को अपने नेशनल के लिए फीलिंग लाने के लिए उनके पास में सॉन्ग्स गाना और पोएम्स, दीज आर ओके, बट उनसे उनको उतनी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आ पाती है। तो व्हाट दे कैन डू, दे चूज अ पर्टिकुलर थिंग कि यस थ्रू दिस वी कैन मेक देम अवेयर अबाउट देयर नेशन, एंड दैट वाज लैंग्वेज।
क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे कल्चर से बहुत रिलेट करती है, क्योंकि हम हमारे एक्सप्रेशन, आर ओपिनियन, आर व्यू, हम जो करते हैं एक्सप्रेस, वो हम करते हैं हमारी लैंग्वेज के थ्रू। तो ये बहुत इजी बात है कि इन्होंने सोचा कि यस लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन दी कल्चर, कि यस कल्चर इज द ओनली थिंग थ्रू दैम हम लोगों को नेशनलिज्म के बारे में अवेयर कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। जब बात हमारे कल्चर पे आती है या बात हमारी लैंग्वेज पे आती है तो हम सब अवेयर हो जाते हैं, उस चीज को सुनने की कोशिश करते हैं। तो यही रोमांटिक इमेजिनेशन में लोगों को समझाया गया कि लैंग्वेज के थ्रू उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अवेयर करने की कोशिश करी गई। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे पोलैंड के लोगों ने सिर्फ अपनी लैंग्वेज के लिए वहां पे रिवॉल्ट किया, कैसे छोटे छोटे और रिवॉल्ट्स होते गए जिन्हें हम स्मॉल रिवॉल्ट्स की फैमिली कहेंगे। थ्रू इट्स रिवॉल्ट बिग अहेड। तो हम ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।